दोस्तों, मैं फिर से आ गया साइंस की इस महफिल में जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। और दोस्तों, अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। पता है, पहले ज़माने में पुर्तगाली नाविक सोचते थे कि ये दुनिया चपटी है और हम समुद्र में ज़्यादा दूर तक चलेंगे तो अंतरिक्ष में जाकर गिरेंगे, लेकिन ये धरती तो गोल है और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है समुद्र का। और रामबीत को भी अपने प्रोजेक्ट का आइडिया समुद्र से ही मिला। तो क्या है ये रामबीत का आइडिया, आइए देखते हैं। एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कुछ स्कूली छात्रों ने इसी कहावत को हकीकत में बदल दिया है। ऐसा इन्होंने किया अपनी गहरी वैज्ञानिक सोच के जरिए। छात्रों के इस दल का नेता है रामबित चंद्र द्विवेदी, जो स्थानीय रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र है। रामबित के अनुसार समुद्र के खारे पानी को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी बड़ी आसानी से और सौर ऊर्जा की मदद से। जैसा कि हम लोग थर्ड और फोर्थ में एक बहुत ही नॉर्मल सी घटना पढ़ते हैं कि वो समुद्र से पानी वेपर होकर उठता है और क्लाउड बनता है और फिर बरसता है और हम उसका यूज करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसी पानी को हम समुद्र पर ही कलेक्ट कर और फिर इसका यूज करें। इसे साबित करने के लिए रामबित और उसके साथियों ने सबसे पहले समुद्र का एक मॉडल तैयार किया। इसके लिए बच्चों ने एक बड़ा सा टब लिया और उसमें पानी भर दिया। इसके बाद खारेपन के लिए बच्चों ने पानी में आवश्यक रासायनिक तत्व मिला दिए। चूंकि प्रोजेक्ट के लिए सौर ऊर्जा जरूरी थी, इसलिए समुद्र का यह मॉडल खुले मैदान में तैयार किया गया। इसके बाद बच्चों ने वाष्पीकरण के लिए एक फ्लोटिंग मॉडल तैयार किया। इसके लिए प्लास्टिक का एक छोटा गोलाकार टब लिया, जिसके साइड वॉल्स में उन्होंने हवा भरी। बच्चों ने इस टब की पेंदी को काट दिया और कटे हुए किनारों पर बलून लगा दिए ताकि पानी जमा हो सके। इसके बाद बच्चों ने टब की बाहरी सतह पर प्लास्टिक की शीट लगा दी और उसे इस तरह सील कर दिया कि कहीं से हवा लीक न हो। इसके बाद टीम ने इसे पानी से भरे टब में डाल दिया। अब बारी थी असली प्रयोग की, यानी वाष्पीकरण की, जो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला सरफेस एरिया और दूसरा तापमान। वेपराइजेशन की दर को तेज करने के लिए यदि हम इसके एरिया को बढ़ा दें या टेम्परेचर सूर्य के प्रकाश में रख दें तो इसकी दर बढ़ सकती है। जो वेपराइज होता है पानी, तो वो चूँकि सरफेस टेंशन के कारण पानी उसके दीवार से चिपक जाता है और दीवार से चिपक कर वो बाहर नीचे गिरेगा। तो अब उसको यदि हम कंडेंस करके जो नीचे गिर रहा पानी, उसी को हम कलेक्ट कर लें, उसमें हम मिनरल्स मिलाकर उसको पीने योग्य बना सकते हैं। प्रोजेक्ट के तीसरे और अंतिम चरण में बच्चों ने पानी की बूंदों का परीक्षण किया। इसके लिए सबसे पहले बच्चों ने लिटमस टेस्ट किया। लिटमस टेस्ट के दौरान पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसका मतलब था पानी न्यूट्रल है। लिटमस टेस्ट के बाद बच्चों ने इवेपोरेटेड वाटर का पीएच वैल्यू भी निकाला, जो लगभग 7 था। कि टेस्ट करवाई, इसमें पहले एसिड मिलाया तो कोई अवक्षेप नहीं आया, फिर हमने इस पर बेस मिलाया तब भी कोई अवक्षेप नहीं आया, यानी कि इसमें इस तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद फिर इसके बायोलॉजिकल टेस्ट हुए तो उसमें भी कोई बैक्टीरिया, फंगी या ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई। तो यानी कि वो वाटर डिस्टिल वाटर है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है। अब इसमें मिनरल्स मिलाने हैं, तो जो भी वाटर हम कलेक्ट करेंगे बाद में उसमें मिनरल्स मिलाएंगे, फिर वो पानी पीने योग्य होगा। गौरतलब है कि आज लगभग समूचा विश्व पानी की समस्या से जूझ रहा है। इसके मद्देनजर विश्व स्तर पर जल के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जा रही है। ऐसे में बच्चों का ये प्रयोग जल के वैकल्पिक स्रोत की खोज को एक नया आयाम दे सकता है। तो दोस्तों, ये है रामबीत। उसे भी अपने प्रोजेक्ट का आइडिया चारों तरफ फैले समुद्र से ही मिला। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर समुद्र में ढेर सारा पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों है?
दोस्तों, क्योंकि ये पानी खारा है, इसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन क्या इसे पीने लायक बनाया जा सकता है? कैसे? सोचिए, ध्यान से सोचिए। तो हम सब ने देखा रामबत और उसके साथियों का ये अटेम्प्ट। मैं जानना चाहूंगी हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर, वो क्या कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे रामबत से। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। और तुम्हारे जो साथी हैं टीम वाले, उत्तर प्रदेश के आसपास तो कहीं समुद्र है नहीं, तुमने खारा पानी का क्यों प्रयोग करने का यहाँ पर सोचा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही गंदे नालियाँ भी हैं, नाले भी हैं, तालाब भी हैं, जिनका पानी हम लोग इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगर यही जो तुमने अपना प्रक्रिया करी समुद्र के पानी के साथ, अगर इसी को नॉर्मल गंदे पानी के साथ करते तो क्या हम लोग का कुछ अलग तुम लोग के रिजल्ट्स निकलते या ऐसे ही निकलते? सर, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपना प्रोजेक्ट आने वाली सेंचुरी के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह वाटर के एक बड़े स्रोत को प्राप्त कर सकती है। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी बूंद बूंद के लिए ना तरसे, इसके लिए एक बहुत ही बड़े स्रोत की ज़रूरत है, और वो हमको समुद्र से ही मिल सकता है, जो कि चीप एंड बेस्ट होगा। प्रोफेसर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, आपने बड़ा अच्छा काम करा है। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ जो आपने कार्य किया है। बेटे, इसमें एक दो बातें सोचो। एक तो ये कि जैसे अनुज जी ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट हम जो हैं तालाबों में करें, क्योंकि तालाब की भी सतह काफ़ी बड़ी होती है, और जितना आपका सतह बढ़ती चली जाएगी उसको उतना बड़ा उसके ऊपर एक तंबू सा लगाना आदि अधिक मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है समुद्रों में, क्योंकि मेरे को समुद्र के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलती है, लहरें उठती हैं, तो इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट वगैरह एक स्थिर रहे, इसको इसमें बड़ी कठिनाई होगी कि वो बिल्कुल शांत रूप से रहे। तो इसका प्रयोग अगर आप तालाबों में करें तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इसका आप करके देखिए। दूसरा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो आपने प्रयोग किया था तो उसमें करीब करीब जो आपका क्षेत्रफल था करीब 1 मीटर के करीब होगा, 1 स्क्वायर मीटर जो आपने लगाया था, उसमें दिन भर में कितना पानी इकट्ठा हुआ? सर, तो मैं पहले जो आपने डिस्कस किया, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आपने पहले कहा कि ये तालाबों के लिए यूज किया जाए, या फिर इसके जो अभी इसको हम वहाँ पर सी पर स्टेबल नहीं कर पाएंगे। अभी ये मेरी एक आइडिया है। जैसे जब जेम्स वाट ने जब इंजन बनाया था, तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये जो भाप जो एक कोयले के टुकड़े को गिरा दे रही है, कभी लाखों टन के लोहे को खींच सकेगी। दूसरा, आपने कहा कि आपने कितना पानी कलेक्ट किया। तो सर, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मेरे पास तकनीकियों की कमी थी, और जिस लेवल तक जहाँ पर मैं हूँ बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, आर्थिक स्थिति भी सही ना होने पर मैं उतने ज़्यादा इस पर वर्क ना कर पाया। लेकिन मैं पर डे लगभग हाफ ग्लास, जितना मेरा वो था, मैं हाफ ग्लास वाटर में कलेक्ट कर लेता था। रामबत, ये बताइए, आपके साथ आपके गाइड टीचर भी आए हैं, और कौन कौन आए हैं? मेरी माँ आई हैं जी, और बड़े भैया। समुद्र समुद्र समुद्र, बहुत हो गए समुद्र। भाई, धरती का बाकी 25% हिस्सा तो कठोर है, हमें उसकी बात भी तो करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, इन हिस्सों में कुछ जगह बारिश बहुत कम होती है, और इसी कारण धरती का जल स्तर कम हो जाता है, और इन जगह को हम कहते हैं रेगिस्तान। और ऐसी ही जगह में हम आज जाएंगे, वो है तिलोनिया। तिलोनिया के लोगों ने NGO की मदद से पानी की समस्या को दूर कर निकाला है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। राजस्थान में अजमेर जिले के तिलोनिया गांव में पानी की समस्या को लेकर एक गैर सरकारी संगठन
समाज कार्य अनुसंधान केंद्र ने 1972 में काम करना शुरू किया। इस इलाके में पानी की भयंकर समस्या थी। क्योंकि ये एक शुष्क क्षेत्र है, इसलिए समाज कार्य अनुसंधान ने गांव वालों से मिलकर किस प्रकार पीने का पानी इकट्ठा किया जाए इसकी योजना बनाई। फिर योजनाबद्ध तरीके से सामुदायिक भवनों और स्कूलों की छतों को उपयोग में लाया गया। इन छतों को भूमिगत टैंक बनाकर उनसे जोड़ दिया गया। पहले हमें सिर पर ढोकर पानी लाना पड़ता था, दूर जगह से पानी लाना पड़ता था। अब तो आसानी से हमारी पानी की जरूरत यहीं पूरी हो जाती है। समाज कार्य अनुसंधान केंद्र ने अब तक 451 भूमिगत टैंक बनवाए हैं। साथ ही बंजर भूमि पर नाड़ियां यानी कि छोटे तालाब बनवाए हैं, जिनमें बरसाती पानी की ढलान को मोड़ दिया गया, जिससे इनमें पानी भरा और भूमिगत जलस्तर बढ़कर ऊपर आया, जिसकी वजह से आसपास के बंद पड़े हैंडपंप और कुएं चल पड़े, उनमें पानी भर गया। इस जल प्रबंधन के कार्यक्रम से तिलोनिया गांव में पीने की पानी की उपलब्धता बढ़ गई है। गांव के बेकार पड़े सार्वजनिक कुओं में छत का पानी और बहकर बेकार चले जाने वाले बरसाती पानी को मोड़ दिया गया, जिसने भूमिगत जलस्तर बढ़ा दिया। इसके अलावा तालाबों के बीचों बीच डग वेल बनाए गए, जो कि जमीनी जल स्तर को तेजी से बढ़ाने में बेहद कामयाब रहे हैं। यहाँ पर अब तक 223 नाड़ियां, 50 बेकार पड़े सार्वजनिक कुओं में बरसात के पानी को मोड़ने का प्रभावकारी काम किया गया है। मानसून के सीजन में एक दो बारिश यहाँ गिरती है, उसके बरसात के पानी की बूंद बूंद को यदि बचाया जाए, चाहे वो नाड़ी के द्वारा बचाया जाए, छत के पानी को बचाया जाए, जो पानी बह के जा रहा है उसको रोक कर बचाया जाए, खेतों के मेड़बंदी करके बचाया जाए, एनीकट बनाया करके उसको बचाया जाए, डगवेल बना के उस पानी को जमीन में नीचे के नीचे उतारा जाए और उस बूंद बूंद पानी को बचाया जाए, तो पूरे गाँव के लिए, प्रत्येक गाँव के लिए साल भर का पानी उपलब्ध हो सकता है। ये हमारा संस्था का मानना है। तिलोनिया के इस मॉडल को यदि देश के दूसरे सूखे वाले हिस्सों में भी अपनाया जाए तो पानी की तेजी से होती कमी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। यानी रेगिस्तान में रहने वाले लोग सोच समझकर वर्षा की एक एक बूंद बचाते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं जहां चाह वहां रहा। दोस्तों, इस पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं स्टूडियो में। तो आपने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी और रामबित का जो प्रोजेक्ट है, ही वांट्स टू हार्वेस्ट ओशन वाटर। यू बीन एसोसिएटेड विद द ओशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये बताइए कि क्या ओशन के पानी को हम पीने लायक या यूज़ कर सकते हैं? अवश्य, ये एक बड़ा अहम विषय है और इस पर काफ़ी काम हुआ है। एक तो लोगों ने जो काम किया है वो रिवर्स ऑस्मोसिस में करा है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस वहाँ पर कामयाब नहीं होती जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है। अच्छा। एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं ना, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, वहाँ पर सरफेस टेम्परेचर रहता है 27-28 डिग्री सेल्सियस। उस पानी को अगर आप वैक्यूम में ले जाएँ तो उसको आप एवापोरेट कर सकते हैं बड़ी जल्दी, और फिर नीचे से ठंडा पानी ला के उसको कंडेंस कर सकते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में अगर आप 400-500 मीटर की डेप्थ पर जाएं तो टेम्परेचर जो है 10-12 डिग्री पर आ जाता है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट मालूम था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट ने पहली बार विश्व में कहीं भी एक प्लांट लगाया कावाराती में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, जहाँ पर 100,000 लीटर पानी रोज़ तैयार हो रहा है। और ये बड़ा इकोनॉमिकली वायबल मेथड है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये भी, जैसे कि आपने बताया, एक अच्छा उपयोग, इस उपयोग को हम और बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। अभी प्रयोग कर रहे हैं 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन का। और साथ में बेस्ट चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्योंकि साइंस कम्युनिकेशन में बहुत समय से काम करती आ रही हूँ और साइंटिस्ट कम और लोगों की सोच के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हम साइंटिस्ट को बहुत मौके दे रहे हैं कुछ कुछ नया करने के, लेकिन यदि उस पानी को हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो एक मौका ऐसा भी आएगा कि साइंटिस्ट के पास में भी शायद कोई उपचार नहीं रह जाएगा।
तो मैं इस जनता से, इस यंग जनरेशन से ये कहना चाहूँगी कि सही उपयोग करो, उसको वेस्ट मत करो। कहते हैं कि रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस यूज़। रामबित, जो युवा वैज्ञानिक की तुम्हें इस समय पदवी मिली है, मैं चाहूँगा कि उसको तुम कभी खो मत। हाँ, हमेशा प्रश्न पूछो अपने गाइड टीचर से, अपने सीनियर से, अपने कोलीग से, और तब तक सेटिस्फाइड ना हो जब तक तुम्हें ऐसा उत्तर ना मिले जो कि सच्ची में सेटिस्फाई कर सके तुम्हें। प्रश्न पूछो शुड बी योर मंत्रा। अच्छे वैज्ञानिक बनोगे। प्रोफेसर, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप यहाँ पर आएं और हमारे जो यंग इग्नाइटेड माइंड हैं इन्हें ये मोमेंटो प्रेजेंट करें। Very well done. God bless you. Thank you. And अच्छा दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी बायोस्कोप देखा है? वो ही जो मेलों वेलों में लगा होता है। इसके अंदर झांकने से तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही सामने आ गई हो, जैसे आगरे का ताजमहल या फिर हैदराबाद का चार मीनार। तो दोस्तों, जल्दी से झांकते हैं इसके अंदर और देखते हैं इग्नाइटेड माइंड्स के अगले हफ्ते पिटारे में क्या है। अगले हफ्ते मिलिए साहिल से, जो है गोवा का रहने वाला। बढ़ती माइनिंग की वजह से बेकार माइंस कितनी खतरनाक हो सकती है। जब जमीन में पानी ही नहीं ठहरेगा तो खेती कैसे होगी? और फिर देखिए पानी से भरी इस हौसखास झील का डरावना अतीत, जो अब खुशहाल बन चुका है। बस बहुत देख लिया फोकट के बायोस्कोप। अब मैं आपकी क्लास लूंगा। भाई मुझे भी तो घर जाके मम्मी को बताना है कि मैं आज किससे मिला हूँ। तो दोस्तों, फटाफट से उठाइए कॉपी पेन और नोट कीजिए आज का सवाल। समुद्र का पानी किन कारणों से पीने योग्य नहीं होता? दोस्तों, अब नोट कीजिए हमारा पता। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मेहरौली रोड, न्यू दिल्ली 110016। और नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी sanuj@nic.in एंड dkb@nic.in। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, ईंट के चूरे में ऐसे कौन से तत्व हैं जो पानी को फ्लोराइड मुक्त बना देते हैं? और उसका जवाब है, ईंट के चूरे में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जो पानी के इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करके उसे फ्लोराइड मुक्त बना देता है। इग्नाइटेड माइंड्स के पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के उत्तर में हमें ढेरों खत और ईमेल्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सही उत्तर देने वाले सभी दर्शकों को पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। दर्शक अपना पूरा पता पिन कोड सहित साफ साफ जरूर लिखें। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम डे सेम टाइम, इन योर मोस्ट फेवरेट शो, जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।